हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी क्रिकेट। चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 22 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर की फैमिली में हेल्थ इशू के कारण वो डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक डेली करंट अफेयर के सेशंस मैं लेने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु वन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल? यहाँ पर राइट आंसर है सी, फातिमा बोश। 74th मिस यूनिवर्स का आयोजन 21 नवंबर को थाईलैंड के नोंताबुरी में किया गया। इस अवार्ड को मेक्सिको की फातिमा बोश ने अपने नाम किया है। इससे पहले 2024 में यह अवार्ड डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने जीता था। मिस यूनिवर्स एक ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन है, इसे हर साल आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण 1952 में आया था। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। हाल ही में मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट हेल्ड? यहाँ पर राइट आंसर है बी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया गया। इस समिट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी द्वारा किया गया था। आइए समझते हैं नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। इस फार्मिंग के लिए नेचुरल तरीकों का यूज़ किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो सॉइल की हेल्थ बेहतर रहती है, वाटर कंजर्वेशन में मदद मिलती है, फार्मिंग करने में खर्च कम आता है, फर्टिलाइज़र का यूज़ ना होने के कारण फूड ज़्यादा नेचुरल और हेल्दी बना रहता है। तो यहाँ पर बात आती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंपोस्ट, काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट। नेचुरल फार्मिंग में कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जाता। ये मेजर डिफरेंस है नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। यहाँ पर इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी लॉन्च किया है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2024 में। इसका उद्देश्य भारत में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने परंपरागत कृषि विकास योजना भी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है फार्मर्स के बीच ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसमें क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बड़े एरिया में कई किसान द्वारा कराया जाता है, जिससे उस एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ सके। तो यहाँ हमने बात करी नेचुरल फार्मिंग की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने साल 2024-2025 में अब तक सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किया है। भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? व्हाट इज इंडियाज टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट इन द ईयर 2024-2025? हाल ही में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 26,622 करोड़ तक पहुंचा है। ये इंडिया की तरफ से अब तक का सबसे ज़्यादा किया गया डिफेंस एक्सपोर्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 23,622 करोड़। ये नंबर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की सफलता को दर्शाता है। पिछले साल 23-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रहा था। इस बार डिफेंस एक्सपोर्ट में 12% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है। यहाँ पर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स को लाया गया है। इन स्कीम्स ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है। इससे भारत में कई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया है, जिससे दुनिया में उन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई है। इस वक्त इंडिया 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें यूएसए और फ्रांस भी आते हैं। भारत सरकार का इस डिफेंस एक्सपोर्ट को 2029 तक 5,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। आइए बात करते हैं कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया डिफेंस आइटम्स में मिसाइल सिस्टम, जैसे कि आकाश मिसाइल, एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। डिफेंस एक्सपोर्ट का बेसिकली यही मतलब होता है, जब एक देश दूसरे देशों को हथियार, उपकरण, मिसाइल सिस्टम या डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचता है, उसको डिफेंस एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो यहाँ हमने डिस्कस करा भारत का रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, 2026 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को किन देशों के बीच होस्ट किया जाएगा? विच कंट्रीज विल होस्ट द 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? यहाँ पर राइट आंसर है जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। नामीबिया पहली बार किसी आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट को होस्ट करेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो ये 50 ओवर का मेंस
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। तंजानिया पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। कुल मिलाकर 16 टीमें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। इसको ऑर्गेनाइज करेगा आईसीसी और डिफेंडिंग चैंपियन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होता है वो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण 1988 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इससे पहले वाला संस्करण 2024 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था। इंडिया इस टूर्नामेंट में सबसे सक्सेसफुल टीम है। रिकॉर्ड 5 बार इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5th क्वेश्चन। भारतीय सेना को किसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर दिया गया है? फॉर व्हाट हैज़ द इंडियन आर्मी बीन ग्रांटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? यहाँ पर राइट आंसर है डी, न्यू डिजाइन कोट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट। इंडियन आर्मी को अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में यूज़ किए गए डिजिटल प्रिंट के डिज़ाइन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है। ये डिज़ाइन और पैटर्न का यूज़ सेना अलग अलग इन्वायरमेंट में बेहतर छिपाव यानी कि कैमोफ्लेज के लिए करती है। इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने मिलकर विकसित किया है। ये डिज़ाइन का अधिकार अब केवल आर्मी के पास है। अगर कोई ऐसा सेम पैटर्न और डिज़ाइन बनाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म की बात करें तो इसमें 3 परत हैं। आउटर लेयर इसमें कैमोफ्लेज के लिए डिजिटल प्रिंट है। इनर जैकेट ये एक लेयर हल्के मटेरियल से बनती है ताकि सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। थर्मल लेयर सबसे नीचे की लेयर है जिसका काम है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। आइए समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये किसी व्यक्ति के इन्वेंशन, क्रिएटिव वर्क, ब्रांड नेम या आइडिया होते हैं जिन्हें कोई और नहीं बना सकता। जब कोई व्यक्ति कोई नया इन्वेंशन करता है तो वो उसके द्वारा बनाई गई उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब उस इन्वेंशन को यूज़ करने के लिए आपको उस व्यक्ति की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उस इन्वेंशन का यूज़ कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला है पेटेंट, ये नए इन्वेंशन के लिए दिया जाता है जैसे कि नई मशीन, दवाई या फार्मूला। फिर है कॉपीराइट, ये क्रिएटिव वर्क के लिए दिया जाता है, सॉन्ग, बुक्स, फिल्म, पेंटिंग के लिए। ट्रेडमार्क ये अपने ब्रांड की पहचान के लिए दिया जाता है जैसे कि लोगो, कंपनी नेम या स्लोगन। फिर है ये ऐसी सीक्रेट को दिया जाता है जो किसी कंपनी को फ़ायदा देता है जैसे कि कोई गुप्त रेसिपी या कोको कोला का सीक्रेट फार्मूला। तो ये टाइप्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। आज आपको स्पेशल प्राइस में मिलने वाला है करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी कि ईयरली करंट अफेयर पैकेज। करंट अफेयर को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। वो जगह जगह से करंट अफेयर पढ़ते हैं फिर भी उनको लगता है कि उनका करंट अफेयर का प्रिपरेशन पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए क्रेजी जीके ट्रिक आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। इस पैकेज में आपको मंथली ई बुक मिलती है, मंथली टॉप 100 एमसीक्यूज मिलते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर मंथली क्विज भी मिलता है। इसके अलावा आपको स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वन लाइनर करंट अफेयर मिलते हैं। और इसी पैकेज में आपको मैराथन पीडीएफ भी मिलती है जो आपको एग्जाम के टाइम में टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करने में हेल्प करती है। और इसी पैकेज के अंदर आपको क्रेजी जी के ट्रिक की करंट अफेयर की बुक शंकरात भी मिलती है जिसके अंदर हम लगभग 2 साल का करंट अफेयर कवर करते हैं। तो एक ही पैकेज में आपका करंट अफेयर का सोल्यूशन हो जाता है जिसके बाद आपको करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पैकेज को जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। यह आपको स्पेशल प्राइस 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? हाल ही में सुनील पालीवाल को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्होंने विजय कुमार को रिप्लेस किया है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत बनाया गया है। इसका काम है भारत में स्थित इनलैंड नेशनल वाटरवेज को मैनेज करना और रेगुलेट करना। इसका गठन 27 अक्टूबर 1986 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं अब 7th क्वेश्चन। कोडाई कनाल सौर वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश्ड? यहाँ पर राइट आंसर है 1899 ए। हाल ही में आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के रिसर्चर्स ने कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के पुराने डाटा की मदद से सन के 100 साल तक के पुराने पोलर मैग्नेटिक हिस्ट्री के बारे में पता लगाया है। इसलिए फ्रेंड्स ही न्यूज़ में है। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इसकी ये लोकेशन कोडाईकनाल तमिलनाडु है। इसको ऑपरेट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। इस सोलर ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार 1909 में एवरशेड इफेक्ट की खोज की थी। आइए सन की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं।
यहाँ पर साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सन की मैग्नेटिक फील्ड फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगी, यानी आने वाले समय में सन का मैग्नेटिज्म कितना स्ट्रांग या वीक होगा। सन के नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड होती है और यही मैग्नेटिक फील्ड सन की सोलर साइकिल को कंट्रोल करती है, जो कि हर 11 साल में हमको देखने को मिलती है। इसी साइकिल से सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जैसे फिनोमेना पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ पर इस फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने का फ़ायदा अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन के स्टॉर्म्स अर्थ की टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जीपीएस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में प्रॉब्लम आती है, पावर ग्रिड और इलेक्ट्रिक सप्लाई पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सोलर फील्ड को स्टडी किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात करी कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, 143। आर्टिकल 143 से प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहा जाता है। ये ओपिनियन एडवाइजरी होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एडवाइस को मानना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी नहीं होता। आइए समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के द्वारा किसी भी बिल को असेंट देने के लिए डेडलाइन को सेट किया था। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने 14 सवाल रखे। इन सवालों में प्रेसिडेंट ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्स को संभालने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन या गाइडलाइन सेट कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 14 सवालों का जवाब दिया है। आइए देखते हैं क्या बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल पर साइन करने की कोई फिक्स टाइम लिमिट डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर किसी बिल को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जुडिशरी कानून नहीं बना सकती और ना ही एग्जीक्यूटिव का काम अपने हाथ में ले सकती है। इसलिए यदि गवर्नर ने बिल को रोक कर रखा है तो ऐसे केस में कोर्ट सिर्फ गवर्नर को एक रीजनेबल टाइम पीरियड में डिसीजन लेने के लिए कह सकती है, पर एक टाइम लिमिट डिसाइड नहीं कर सकती। राज्यों में जो विधानसभा बिल पास करती है उनको गवर्नर ही असेंट देते हैं। गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के तहत 3 ऑप्शंस होते हैं: किसी भी बिल को मंजूरी देना, किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना या फिर बिल को वापस विधानसभा या असेंबली में भेज देना। ये 3 ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास जब भी कोई बिल गवर्नर के पास आता है। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत 14 सवाल किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च किया गया TIA पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? विथ विच सेक्टर इज द रिसेंटली लॉन्च TIA पोर्टल एसोसिएटेड? TIA पोर्टल संबंधित है ट्रेड एंड कॉमर्स से। राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रेड एंड कॉमर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य इंडियन एक्सपोर्टर्स को नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड डेटा देना है। इस पोर्टल को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। आइए समझते हैं ये पोर्टल क्या है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें ग्लोबल और नेशनल ट्रेड को लेकर डेटा दिया जाएगा। इससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स, MSME, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेड एनालिस्ट लेटेस्ट डाटा को देख सकते हैं और उसकी मदद से वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। TIA पोर्टल से ट्रेड का रियल टाइम डेटा दिया जाएगा, जिससे डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। इससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स देश और दुनिया की डिमांड और ट्रेंड को समझ सकते हैं। इससे इंडिया में ट्रेड को लेकर कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये पूरे फायदे रहेंगे TIA पोर्टल के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फिनालेस की मेडल टैली में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फिनालेस? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, इंडिया। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनलिस्ट का आयोजन 15 से 22 नवंबर तक न्यू दिल्ली में किया गया। इसमें भारत ने टोटल 20 मेडल जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत ने इसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और भारत मेडल टैली पर टॉप पर रहा। सेकेंड नंबर पर उज्बेकिस्तान और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड देखने को मिलता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात करें तो इसका आयोजन 3 फेज में किया गया था। ये इस कॉम्पिटिशन का पहला एडिशन था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा। इसका पहला फेज ऑर्गेनाइज किया गया था फोज डे ग्याकू, जो कि ब्राज़ील में है। सेकेंड फेज ऑर्गेनाइज किया गया था अस्थाना, कजाकिस्तान में। और फाइनल फेज ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें तो ये बॉक्सिंग के लिए एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। इसका गठन 13 अप्रैल 2023 को किया गया है। इसके हेडक्वार्टर लॉस स्विट्जरलैंड में है। 125 नेशनल फेडरेशंस इसके मेंबर हैं। फिलहाल इसके प्रेसिडेंट है बोरिस वेंडरवॉस्ट। तो यहाँ पर हमने 22 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है।
अगर आपको रिवीजन के लिए करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या फिर आप डेली करंट अफेयर का क्विज लगाना चाहते हैं, तो वो आपको केजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत को कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य कब तक के लिए चुना गया है? तो इंडिया को 2027 तक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर चुना गया है। सेकंड क्वेश्चन था, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं और फाइनल मेडल टैली में इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। तीसरा क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित सिकल सेल रोग जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो इस थेरेपी का नाम है बिरसा 101। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 की थीम क्या है? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। ये थीम है वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 की। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो ये एक कैरिबियन देश है कुराकाओ, जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। सेवन क्वेश्चन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जावेद अशरफ को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एट्थ क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लांसन एंड टर्बो ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी लॉन्च किया है। नाइन्थ क्वेश्चन था, 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। 10th क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा योजना में किन दो कारणों को फसल सुरक्षा के लिए जोड़ा गया है? तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल अटैक्स और पैडी इनंडेशन को जोड़ा गया है फसल बीमा योजना में। अब इन कारणों की वजह से भी किसानों को यहाँ पर इंश्योरेंस मिलेगा फसल बीमा योजना में। तो यहाँ पर हमने 21 नवंबर के करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सेकंड क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है वीनस। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। राइट आंसर आर्टिकल 32। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? सेकंड क्वेश्चन, भारत में खरीफ फसल की बुवाई किस मौसम में की जाती है? इन विच सीजन इज खरीफ क्रॉप सोन इन इंडिया? थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रांस घाटी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज फ्रॉम रिफ्ट वैली? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ पर हमने 22 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और सेशंस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक